मतलब ये नहीं कहा जा सकता है, आपसे मेरी यह अपेक्षा भी नहीं है अभी कि अभी आप एकदम शुद्ध लिखेंगे, लेकिन आप सभी ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट का उसकी जो एक भाषा की जो समझ होती है, उसका जो एक भाषा स्तर होता है, वो एक अच्छा हो जाना चाहिए। समस्या क्या आई है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, वैसे वैसे हिंदी भाषा संबंधित त्रुटियां आती जा रही। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि नर्सरी से लेकर, शायद आप में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो सकता है जो नर्सरी से लेकर और +2 तक इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ा हो, और कॉलेज में आने पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मिक्स पढ़ा हो। तो स्वाभाविक है कि भाषा एक दिन में सीखने की चीज नहीं। जैसे लोग कहते हैं, सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि गणित, हम सोचते हैं कि विज्ञान, हम सोचते हैं कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। हम सोचते हैं कि शायद साइंस हमने पहले से नहीं पढ़ा है तो साइंस हम नहीं सीख सकते। मेरी दृष्टि में ये बात गलत है। साइंस आपने पहले से भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0 लेवल पर है आप, तो वो एक फैक्ट्स है, तथ्य है। तो तथ्य को हम अभी से शुरू करेंगे तो ज्यादा परिश्रम करेंगे तो अब बहुत ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक खास डिग्री में हम उसे सीख सकते हैं। भाषा जो है, इसकी समझ जो है, ये एक प्रक्रिया में आती है। भाषा सबसे ज्यादा हम समाज से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो उनसे सीखते हैं। तो आप में से अगर कोई नॉवेल पढ़ता भी होगा तो प्राय अंग्रेजी का पढ़ता हो। हिंदी के नॉवेल्स, उपन्यास, कहानियां आप पढ़ते भी होंगे तो प्रायः उनकी पढ़ते होंगे आप जो नए साहित्यकार हैं, जिनका टेस्ट आपके टेस्ट से मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका दौर मतलब एकदम टीनेजर आप नहीं है, फिर भी आप सोनू निगम, 2-3 का नाम बोलो, उनके लिए साथ के 2-3 का। अभी जो अभी इंडियन आइडल में कौन बैठ रहे हैं? कुमार सानू, उदित नारायण, अमित कुमार, ऐसे लोगों को अच्छा अब सर्वे करते, 5 मिनट का टाइम लेंगे, फिर विषय पर आते। इनोसेंटली उत्तर दे। आप में से कितने लोग हैं जो मुकेश का गाना बहुत सुनते हैं? एक नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो मोहम्मद रफी जी का गाना बहुत सुनते हैं? 2 लोग नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो किशोर कुमार जी का गाना बहुत सुनते हैं? 5-6 लोग। ठीक है,
अब थोड़ा और पीछे जाए, एक सवाल होगा कि कुंदन लाल सहगल जी को कितने लोग सुनते हैं, मन्ना डे जी को कितने लोग सुनते हैं, महेंद्र कपूर जी को कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते। अब देखिए कितना अंतराल हो गया, हमारे आपके बीच में ही अंतराल साफ साफ नजर आता है। ये सारे गायक अच्छे हैं, मैं किन्हीं की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन अगर मुझे मुकेश का गीत मिलता है तो मैं कुमार सानू और सोनू निगम जी को बाद में प्राथमिकता दूंगा, पहले मुकेश को सुनूंगा। लता जी के गाने मिलते, आशा भोसले जी के गाने मिलते तो मैं पहले सुनूंगा, अलका जी के और दूसरे उस लेवल के अनुराधा पौंडवाल या श्रेया घोषाल वगैरह तो बहुत बाद में आई है। श्रेया घोषाल ये सब तो जब हम लोग बड़े हो गए हैं, जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली है, तब वो शायद पहले या दूसरे इंडियन आइडल की वो टॉपर रही थी मेरे ख्याल से, जहां तक याद। तो ये सब तो बहुत बार की थी। तो देखिए मेरे आपके टेस्ट में अंतर आ रहा है, तो ये पीढ़ी अंतराल हमेशा से बना रहता है। अभी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होंगे वे बच्चे कुमार सानू और सोनू निगम से भी निकल गए होंगे। वे बच्चे आज के जो पॉपुलर सिंगल हो रहे एकदम तुरंत के, हाँ, उनके साथ उनका ट्यूनिंग मिला हो। तो ये बात स्वाभाविक है। तो वही हुआ भाषा। एक राजा ने एक परीक्षण किया, एक ब्रिटिश शासक ने, हमारे यहाँ का नहीं, वो कहीं का था, अभी याद नहीं आ रहा। उसने एक परीक्षण किया, अपने 2 बच्चों को उसने अपने से अलग कर दिया था, छोटे, और उसके केयर के लिए एक दूसरे भाषा के व्यक्ति को बुलाया था, सर्वेंट को। उसको खाना पीना सारी चीजें मिलती थी, उसका पूरा केयर रखा जाता था, केवल अपनी फैमिली की भाषा से उसको संपर्क में नहीं रखा जाता। तो वह बच्चा जो सीख सका वो उसकी भाषा थी, अपने परिवार की भाषा नहीं थी। बाद में उन्होंने प्रयोग तो कर दिया, बाद में उसको रिकवर करने के लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उसी तरह से हिंदी के साथ हुआ है कि जाने अनजाने हम अपनी मातृभाषाओं से, मातृभाषा और हिंदी में भी अंतर है, सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। इससे कोई मिथिलांचल का होगा, उसकी मातृभाषा मैथिली होगी, किसी की मातृभाषा भोजपुरी होगी, किसी की बज्जिका हो सकती है, किसी की मगही हो सकती है, और मातृभाषाएं हो सकती है। तो ना तो मातृभाषाओं का हम ख्याल रखते, ना भारत की राजभाषा का हम ख्याल रखते हैं। तो हिंदी से जैसे जैसे पीढ़ियां दूर होती जा रही है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो 10वीं में जब थे, 9वीं में जब थे, तो हम लोगों में स्पर्धा होती थी शब्दों को लेकर कि कौन सा शब्द सही है कौन गलत है। तो हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि मैं पुअर फैमिली से था, ऐसा भी नहीं था बहुत धनाढ्य परिवार से था, लेकिन ऐसा था कि हमारे गार्जियंस कैपेबल थे जो हमको साधन दे सकते थे। लेकिन उस समय
बिहार में हमारे क्षेत्र में एक कॉपी चलती थी, वैशाली कॉपी। जैसे अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम है ना, पटना क्षेत्र में ग्रामीण बैंक अलग नाम से है और वैशाली के क्षेत्र में अलग नाम से है, झारखंड के क्षेत्र में अलग नाम से। तो वैसे ही वो राशन की दुकान पर, सस्ते गल्ले की दुकान समझते ना, उस पर वैशाली कॉपी, उसका पेज अच्छा होता था, उस पर अशोक स्तंभ बना होता था कवर पर, अच्छी कॉपी रहती थी वो, लेकिन सस्ती, सरकार उस पर अनुदान देती थी। तो वो कापियां हम लोग को लिखने के लिए मिलती थी। अब आज खत्म हो गई, तो आज कंप्लेन देते थे हम लोग की कॉपी खत्म है, तो गार्जियंस 2-3 दिनों बाद उपलब्ध कराते। तो ऐसी स्थिति थी। तो मतलब ये कि हम लोग अब जैसे 6ठी 7वीं की क्लास में हम लोग को भी अनुमति नहीं थी नॉवेल पढ़ने की, लेकिन घर में नॉवेल भाई वगैरह लोग रखते थे तो चोरी करके पढ़ते थे। बुक में से निकाल लिया, उसका तह फिर से मिला दिया, वो सब कहानी कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर निकाल कर पेड़ों पर बैठकर, कभी पीपल के पेड़ पर, कभी आम के पेड़ पर, कभी मक्के के खेत में बैठकर हम लोग वो नॉवेल पढ़ते थे। शरत बाबू का हिंदी अनुवाद मैंने 6 क्लास में देवदास को पढ़ा था और उसका लास्ट करते हुए मैं बहुत रोया था। उसके बाद से बहुत बार मैंने सोचा है कि वो फिर से मैं पढ़ूं, कि वो कौन सी बात थी जो 6 क्लास में बहुत रुलाई थी मुझे, लेकिन लास्ट एंड करते हुए मैं बहुत रोया था। तो फिर से नसीब नहीं हुआ उसको दोबारा पढ़ना, दुनिया धंधा में इतना लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें संस्कार में आती गई, इसीलिए आपके सामने आज मजबूती से प्रस्तुत हो जाता हूं। तो अब तो आपका वो दिन लौट कर नहीं आएगा कि फिर से आप हिंदी सीखें। जहां से हैं वहीं से हिंदी की परीक्षा आपको देनी है और हिंदी के परीक्षार्थी हैं आप, तो यहीं से आपको हिंदी अपनी अच्छी करनी है। जैसे देखिए, अभी में से किसी स्टूडेंट ने ABCD ने दिखलाया, तो जैसे वाक्य का गठन, शब्दों की बात छोड़ दीजिए, वाक्य का गठन ऐसा हुआ, पक्का मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं उसको, कि मनाली के, मान लीजिए मैं कल्पना कर रहा हूं, ऐसा ही उन्होंने नहीं लिखा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की बर्फीली हवा, वहां की प्राकृतिक सुषमा, तो अब जो है यहां फ्रेम होगा, मन को मोह लेती है, अपनी ओर खींचती है, मन को बांध लेती है, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग। अब इसमें अगर ऐसा कहेंगे कि मनाली के ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की बर्फीली हवा, वहां का प्राकृतिक सुषमा, वो फ्रेम ही नहीं हो रहा है मुझसे, गलत, मैं क्या करूं। वहां की बर्फीली हवा, वहां की प्राकृतिक सुषमा,
तब तो ठीक है, मंत्र मुग्ध करती है, तब तो आप प्रेम ठीक कर रहे हैं। अब जैसे तो मंत्र मुग्ध कर देता है, आप लिख रहे तो लिंग की अशुद्धि हुई, वाक्य के फ्रेम में बहुत गड़बड़ी नहीं। मतलब आपने जो लिखा तो आप अपने बारे में लिखना चाह रहे कि हमें प्रभावित करते, आपने उल्टा कर दिया, इसको कुछ अलग फ्रेम कर दिया जिसका मीनिंग है ही नहीं। तो ये आपको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एक रास्ता है कि पहले आप छोटे छोटे वाक्य लिखें, मतलब बहुत बार वाक्यों को और, तथा, एवं, अथवा से अनेक बार जोड़ने की कोशिश न करें। छोटे छोटे वाक्य जब आप लिखेंगे तो आपकी भाषा अनुशासन में रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। अब ये मुझे फ्रेम ही नहीं हो रहा है, मनाली के ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की बर्फीली हवा, वहां की प्राकृतिक सुषमा, मनाली को अच्छा लगता है। वो सब ठीक है, लेकिन अगर हमने जोर दिया मनाली को अच्छा लगता है तो उसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसी को अच्छा लगता है, तो अब इसका कोई सेंस नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो वाक्य का गठन करते हुए यह समझना है कि वो कोई अर्थ दे पा रहा है या नहीं। तो ये जितना कंट्रोल हम करेंगे उतना हम अच्छा लेखन करेंगे, और बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी शब्दावली या कठिन शब्दावली अगर वो अनुशासन विहीन हो जाती है, उससे अच्छा है सरल शब्दों में अपनी बात कहना, ताकि भाषा का अनुशासन बना। नहीं, पत्रों में तो सरलता होनी चाहिए, पत्र की भाषा सरलतम हो, लेकिन जब निबंध में आएंगे आप तो निबंध में आपको अनेक तरह की कल्पना, अनेक तरह के रूपक, अनेक तरह के दृश्य खड़े करने हो। बोलिए। हम दोनों ने सोचा है कि इस छुट्टी में शिमला घूमकर प्रकृति का आनंद उठाएं। हाँ, हम लोगों ने सोचा है कि हम दोनों ने सोचा है कि इस छुट्टी में शिमला घूमकर प्रकृति का आनंद उठाएं। ये वाक्य सही है। तो उठाए नहीं, दो है तो उठाए हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से वो ठीक वाक्य है। कहने की अनेक शैली हो सकती है, लेकिन उसका एक अर्थ निकल जाए ये जरूरी है। अब आते हैं आवेदन पत्र। अब कल कुछ बच्चे मुझे दिखला रहे थे किसी परीक्षा के ही पूछे हुए प्रश्न, वो दरअसल कार्यालय पत्र है। एक कार्यालय जब दूसरे कार्यालय को लिखता है या अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। एक कार्यालय जब दूसरे कार्यालय को लिखता है, या एक ही तरह का कार्यालय, जैसे कल्पना करें कि बिहार का शिक्षा निदेशक एक पत्र जारी करता है, तो बिहार में कई जिले हैं,
तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी करता है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी करता है शिक्षा निदेशक। तो इस पत्र को हम कार्यालय पत्र कहें। एक कार्यालय से दूसरे का हो सकता है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन औरों को भी देना पड़े। हो सकता है कि शिक्षा विभाग से कलेक्टर का सीधा संबंध नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो सभी जिला कलेक्टर को भी ये सूचना देना चाहे। तो वो लिखेगा जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, लेकिन नीचे लिखेगा प्रतिलिपि, कॉपी 2। तो कॉपी 2 में वो कमिश्नर भी कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है। जहां जहां उसको सूचना देनी है वहां वहां कॉपी 2 करके 1 2 3 4 करके वो प्रतिलिपि सबको, हाँ, प्रतिलिपि सबको भेजेगा। तो वही प्रतिलिपि अभी उस पत्र पर भी आएंगे, यद्यपि उसकी संभावना कम है, क्योंकि आपका सिलेबस कह रहा है पत्र और आवेदन पत्र। आपने भी देखा होगा। तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। पत्र मतलब सामान्य पत्र, पत्र के अंदर तो सब आ गए, फिर भी पत्र से उसका अभिप्राय संभवतः पारिवारिक पत्र से, जो इनफॉर्मल हम लोग लिख रहे थे। दूसरा वो आवेदन पत्र का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो उसके 3-4 कारण होते हैं। एक होता है कोई डिमांड, कोई मांग हो हमारी। जैसे हम अपने विद्यालय के या कॉलेज के, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या कॉलेज के प्रिंसिपल को हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कि निर्धन छात्र सहायता कोष, पुअर बॉयज फंड से हमारी मदद कीजिए, मैं गरीब छात्र हूं। यह एक डिमांड होगा। हो सकता है कि आपने पटना विश्वविद्यालय से एमए किया है, सॉरी बीए किया है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन चाहते हैं, तो हो सकता है वहां के कुलपति को आप एप्लीकेशन करें कि हमारा एमए में नामांकन किया जाए। आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहां आप छात्रावास में रहना चाहते हैं, तो वहां का जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होगा, छात्रावास अधीक्षक होगा, उसको आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि हमारे लिए कमरा या सीट अलॉट किया जाए, उपलब्ध किया जाए। इसका रेंज यहां से शुरू होगा। हम मुखिया से कुछ डिमांड कर सकते, हम सरपंच से न्याय की गुहार लगा सकते, हम थाना प्रभारी को लिख सकते, हम बीडीओ को लिख सकते, हम सीओ को लिख सकते, हम बीईईओ ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर को लिख सकते, हम बीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को लिख सकते। आप ऊपर आते हैं सब डिवीजन में, हम एसडीओ को लिख सकते, ऊपर आते हैं हम एसडीएम को लिख सकते, हम जिलाधिकारी को लिख सकते, हम एसपी को लिख सकते, हम एसपी ट्रैफिक को लिख सकते, हम रेल के मंडल प्रबंधक को लिख सकते, डीआरएम को, हम स्टेशन अधीक्षक को लिख सकते। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी होता है, बड़े स्टेशन पर कई स्टेशन मास्टर होते हैं
और उसके ऊपर जो होता है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है। हम स्टेशन मास्टर को भी लिख सकते हैं। तो हम दूरदर्शन के निदेशक को लिख सकते हैं, हम आकाशवाणी के निदेशक को लिख सकते हैं, हम PRDA के सेक्रेटरी को लिख सकते हैं, हम नगर निगम के अध्यक्ष को लिख सकते हैं, हम अपने वार्ड के पार्षद को लिख सकते हैं। कहेंगे कि हमारी गली अंधेरी रहती है, बत्तियां लगवा दीजिए अपने फंड से, यह भी एक आवेदन है। तो एक तो डिमांड का हुआ, दूसरा जो शिकायत का हुआ। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन किया था, जैसे थाना प्रभारी को आपने किया था, आपके मोहल्ले का जो पार्क है उसमें इंक्रोचमेंट हुआ है, आपने थाना प्रभारी को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो DSP को लिखिएगा, SP को लिखिएगा। मतलब उसको कहते हैं अतिक्रमण। उसमें जो अतिक्रमण हुआ, थाना को आपने कहा, थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसकी शिकायत करते हुए लिखिएगा ना SP को। अप्रैल से यात्रा करें, TTE जो होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, उसने आपके साथ मिसबिहेव किया। मान लीजिए आप रात में नींद में सोए हुए और उसने टिकट टिकट कह के आपको नोट किया, आपने कहा कि सर प्लीज मुझे नींद लग रही है, बाद में आ जाइए, तो ह्यूमन राइट्स के तहत है। वो उसी समय आपको झकझोर कर उठा, तो इसकी भी शिकायत होती। आप AC बोगी में जा, उसकी जो फैसिलिटीज है, कंबल तकिया वगैरह देना, वो आपको उपलब्ध नहीं होगा, उसकी शिकायत कर सकते हैं मंडल प्रबंधक से। जिस AC बोगी में आप जा रहे थे उसका AC फेल हो गया, आपको बहुत असुविधा, इसकी शिकायत कर सकते। आप जनरल बोगी में जा, उसमें किसी ने बकरी ला दी, मे भी, या गैस सिलेंडर डालकर ले जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सिवा और प्रॉपर केयर के सिवा आप उसको नहीं ले जा सकते। आप अपनी गाड़ी में भी भरा हुआ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं दूर अगर, तो ऑब्जेक्शनेबल है। उसको प्रॉपर तरीके से लोकल डिलीवरी होती है। ये जो डिलीवरी बॉय उसने बनाया, क्यों बनाया? पाइप से घर तक पहुंचा देना चाहता है, क्यों पहुंचा देना चाहता है? ट्रांसपोर्टिंग ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, बहुत सारी बातें। उसने उसमें स्मेल क्यों डाला? लीकेज का पता चला। तो इस तरह से हमारा ध्यान रखना हमारी सरकार का काम है, उसकी ड्यूटी भी तो है। सुबह सुबह का अखबार देखा, उसमें आया है कि गुड मॉर्निंग मैसेज पर वो हिसाब किताब किया जाएगा और बाद में जो है व्हाट्सएप जो है सो आपका वो बिल जारी करेगा। अप्रैल से शायद ऐसा कुछ आने वाला है। सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग लिखते हैं ना, फूल फाल भेजते हैं, तो उस मैसेज पर, सुबह वाले मैसेज जो व्हाट्सएप मैसेज है, उस पर टैक्स लगने जा रहा है। वो फ्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो इसलिए नहीं होगा कि इंडियन सर्वे ये बताता है कि सुबह में नेट स्लो होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप पर रहते, पूजा नहीं करते, सुबह उठकर आंख खोल के पहले मोबाइल देखते, किस किस ने गुड मॉर्निंग भेजा है उसका जवाब देना है। अब आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए,
व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह वगैरह आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग उतना ही यूज करते हैं जितना मजबूरी में करना है। तो मजबूरी में कोई, मैं समझता हूं कि 150 से ज्यादा ग्रुप से मैं जुड़ा हूं। मैं नहीं जुड़ा हूं, लोगों ने मुझे जोड़ रखा है। अब व्हाट्सएप की एक समस्या ये है कि वहां से जो ही आप ट्वीट करते हैं उसको पता चल जाता है कि लेफ्ट हुआ है ग्रुप से, तो वो मित्र है, वो प्रोफेशनल आदमी है, उसको बुरा लगे। तो उसको ढोने का मतलब है कि आप लोगों को पढ़ा लिखा कर मैं जाता हूं, 1 से 1.5 घंटे मुझे लगते हैं वो काम करने में, उनको मिटाने में। मतलब वो बहुत पेनफुल है मेरे लिए, क्योंकि बिना देखे मैं मिटा नहीं सकता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या लिखा है ये तो देख लेना। क्या लिखा है, अगर 100 ग्रुप में 2-2 लाइन लिखा गया है तो 200 पंक्तियां पढ़कर मिटानी। बच्चे कहते एक बार आप डिलीट क्यों नहीं मारते? मुझे भी आता है, वो बच्चों ने सिखा दिया, एक बार मैं डिलीट कर सकता हूं। लेकिन मेरी समस्या बच्चे कैसे जाने? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या, उसमें से कोई जरूरी चीज एक भी होगी तो। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट क्या हुआ, इससे जो ये प्रोवाइडर जो कंपनियां, एयरटेल, जियो, BSNL आदि आदि, वो खुश है। वो इसलिए खुश है कि लोगों ने मैसेज करना छोड़ दिया। मैसेज पर पैसे करते थे, याद है ना? उसको एक अच्छा फंड रेज होता था। व्हाट्सएप ने उनका काम तमाम कर दिया, तो व्हाट्सएप पर लगने लगेगा तो बात बराबर होगी, तो लोग मैसेज भी शायद करने लगे। तो ये बहुत सारी बातें आती रहती है और इससे अवेयर होते रहना चाहिए। इसलिए इसमें से हम प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, हमारी नजर चारों तरफ होनी चाहिए। हमारा विषय कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आवेदन पत्र मैं शुरू करने वाला था, उससे पहले कोई जिज्ञासा आई थी उधर से, आप बताइए, बोलिए। ये सर लिखवाइएगा नहीं सर, मतलब इस पत्र को लिखकर आवेदन पत्र शुरू कर, चलिए लिखिए। बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा था कि आप चाहते क्या हैं। तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मैं शॉर्टकट नहीं चलना चाहता, शॉर्टकट का मैं अभ्यस्त नहीं हूं। मैं फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि 5 क्लास ज्यादा लग जाए लेकिन हमारे बच्चे खुश रहे, इनोसेंटली कहता हूं। ये केवल पोडियम से कहने की बात मैं नहीं कर रहा, जो मेरा हृदय बोलता है वो मैं कहता हूं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करेंगे वो काम मैं करूंगा। हाँ, डायरेक्शन अगर आप गलत चेंज करिएगा तो वहां रोकूंगा, समझाऊंगा। जैसे मैं क्यों नहीं पत्र, निबंध, संक्षेपण तीनों मिलाकर चल रहा हूं, क्योंकि तीनों मिलाकर चलेंगे ना तो आपका कंसेप्ट नहीं बने। एक जगह एक फॉर्मेट पर पहले आपको परफेक्ट करना मैं चाहता हूं, फिर दूसरे फॉर्मेट पर चले। परीक्षा का डेट आया रहता तो अलग बात होती, तब होता कि आनंद फानंद में किसी तरह भी करना है। लेकिन अभी हम लोग के पास थोड़ा समय है तो इस तरह से चलेंगे। हाँ, तो उसमें से उसका मतलब तो हॉस्पिटल जैसा हो गया ना? नहीं, बहुत जल्दीबाजी। हम हॉस्पिटल जैसे ये काम, अगर वो सांप वाला था, मंत्र एक कहानी था, उसमें था कि अगर सांप ये काला नाग अगर काट लेता है तो आनंद फानंद मतलब जल्दीबाजी। किसी ने लोकोक्तिकार ने उसी को कहा कि हड़बड़ी में ब्याह, कनपट्टी में सेन। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि BPSC 300 का निबंध रखता है अभी 2 साल से, उसमें एक सेक्शन यही है। 100 का निबंध वो ऐसा पूछता है
जिसमें बड़े बड़े की धोती ढीली हो जाती है लिखने में। यूपीएससी तो उससे भी हाई लेवल का। यूपीएससी का जो निबंध होता है, वर्ड की बात नहीं है, वर्ड की बात नहीं है। जैसे मेरी बात आप समझिए, जैसे आपको उज्ज्वला योजना पर लिखने के लिए कहता है, आयुष्मान भारत पर लिखने के लिए कहता है 1000 वर्ड में, तो ये बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपके पास तथ्य होते हैं, किसने शुरू की, कब शुरू की, क्या है यह योजना, इसका उद्देश्य क्या है, कितना पूरा हुआ, कितना अभी बाकी है, जितने लोगों को मिला उनमें से एक्चुअल लाभ कितने लोग उठा रहे हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। लेकिन यूपीएससी पूछता है कि जंगल उपजाए नहीं जाते, स्वयं उपजते। उसके निबंध का टॉपिक ये है, और आपको 1000-1200 शब्द लिखना है। जंगल उपजाए नहीं जाते, स्वयं उपजते। अब वो पूछता है कि बीज ही वृक्ष है और वृक्ष ही बीज है। तो ये टोटली फिलॉसफी है, ठीक है। एक सेक्शन वो है, दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स। ताकि युद्ध की समस्या अनादि अनंत है। ये थोड़ा आसान है, आपको फील्ड दिया कि आप रामायण में भी घुसिए, महाभारत में भी घुसिए, यूक्रेन भी जाइए, अभी जो वहां चल रहा है फिलिस्तीन वाला, गाजा, गाजा में भी जाइए। पहले जितनी लड़ाइयां हो चुकी है भारत चीन की और देशों की, उसमें भी जाइए। यहाँ जो है सो आपका पढ़ा हुआ ज्यादा काम, लेकिन पहले सेक्शन में आपका पढ़ा हुआ नहीं, आपकी सोच ज्यादा काम है। अब थर्ड जो तीसरा जो सेक्शन है, अब देखिए कैसा कैसा पूछता है। जो पूछा हुआ प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूँ। पूछा है कि पानी में मछली 9 कुटिया बखर, उसका प्रश्न है, हाँ उसका प्रश्न है कि धर्म के बिना कानून आन्हर छे आ कानून के बिना धर्म नांगर छे। तो अब अजीब अजीब तरह से उसका प्रश्न है। ये जो हमारे जो श्रमिक समाज जो हमारा होता है, जैसे ये जो है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, फिर लबरो बेलतर जाइए। अब नई पीढ़ी को इसका अर्थ पहले पता नहीं चलता। जो ग्रामीण सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता है उसको इसका अर्थ ही पता नहीं चलेगा, उसने सुना ही नहीं। तो अर्थ भी पता चल जाएगा तो विस्तार देना मुश्किल है, अब पहले अर्थ ही पता नहीं चलता। तो बहुत अलग तरह से फ्रेमिंग हो रही है और उस तरह से हम लोगों को तैयार होना। तो इस तरह के प्रश्न आपकी भी जो परीक्षा है एक स्टैंडर्ड परीक्षा है, सेंट्रल की परीक्षा, और इस पर यूपीएससी का प्रभाव होगा।
बिल्कुल, इस पर यूपीएससी का प्रभाव हो सकता है, इस पर एसएससी का प्रभाव हो सकता है। डेफिनेटली है कि दिल्ली में इसका क्वेश्चन सेट हो, डेफिनेटली है कि वो जेएनयू का कोई प्रोफेसर हो, अगर वह यूपीएससी सेट कर चुका हो तो कहीं ना कहीं वो रंग इसमें डालेगा। तो इन सब चीजों को माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है, घबराना नहीं। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे क्यों? हम लोग यहाँ कीर्तन करने के लिए तो बैठे हैं नहीं, पढ़ने के लिए बैठे। तो जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है। जो वह करता है वह भी मेरे जैसा आदमी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है कि आप नहीं कर सकते, केवल आप सही दिशा में चले। अब मान लीजिए कि स्टेशन पर जाइएगा, आपने तय नहीं किया हुआ है कि कहाँ जाना है, तो हो सकता है टिकट कलकत्ते का खरीद, हो सकता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाइए। पहले यह तय करना कि वो रास्ता कौन है। कारगिल चौराहे पर हमें पहुंचना है तो पहले हमको तय करना होगा। पटने में कारगिल चौराहा आने के लिए अनेक रास्ते हैं, तो हमें चुनना है कि मुझे किस मार्ग से वहां जाना है। अब बीच में मार्ग बदलिएगा, ऐसा कोई मार्ग दुनिया में नहीं बना है जिसमें कोई कठिनाई न हो। अगर 4 लेन की सड़कें हैं तो वो भी दुर्घटना को हर पल आमंत्रित करती है, राइट या रॉन्ग? अगर उसमें स्लो आप चलाते हैं तो और ज्यादा डर दुर्घटना का बढ़ जाता है। उसका एक अपना तरीका है। और उबर खाबर रास्ते में जाते तो उसमें भी एक कठिनाई है, लेकिन मार्ग बदलते रहने में हम भटक जाते हैं। हमें एक गोल सेट करना है और गोल सेट करके उसी रास्ते चलना है। बीच की जो बाधा आएगी उसको परे ढकेलना है, अपने को स्ट्रांग बनाना है। बाधा तो आएगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें बाधा नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा, नटलेश्वर गुप्त जी ने लिखा, बच्चन जी ने लिखा, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करो। नटलेश्वर गुप्त जी ने भी लिखा कि सतर्क एक पंथ के अनेक पंथ हैं सभी। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बच्चन जी की वो कहता है अग्निपथ, एक पत्र छां भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो मोटिवेशन देने वाले लोग बहुत हुए हैं। अब जो है हमारा ये दायित्व है कि हम अपने को कितना बुलंद करते हैं। हम अपने को बुलंद करेंगे, जितना बुलंद करेंगे उतना अच्छा हो। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठना है कि हमसे हो जाएगा, ये श्योर करना है कि मैं ये करूंगा और मुझे से होगा। चलिए, आपका प्रश्न क्या था, बोलिए। अपनी सहेली प्रज्ञा के साथ शिमला घूमने जाना चाहते हैं। अपने मित्र सहेली के पिताजी को पत्र लिखकर इस बात से सहमति दी। चलिए, तो पहले तो अपना पता लिख लेंगे, मार्जिन छोड़ देंगे पेज में। पहले लिख लेंगे चूना मंडी। अब
तीन ही शब्द हैं। पहाड़गंज शायद करोल बाग में आता है, लेकिन इसमें पता में नहीं है तो नहीं देंगे। चूना मंडी पहाड़गंज क्या है, दिल्ली है प्रश्न में कि नहीं दिल्ली? तो दिल्ली है तो हमें दिल्ली लिखना है, जबकि ये नई दिल्ली का इलाका है। ये इलाका नई दिल्ली का है, लेकिन प्रश्न जो हमें कहेगा हमको वही लिखना, अपनी जानकारी नहीं लगा। हो गया। आज का डेट बोल दीजिए, 7 मार्च है। एक गैप छोड़कर 7 मार्च 2024 लिख दीजिए। अब मित्र के पिताजी को या सहेली के पिताजी को लिखना है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एक गैप छोड़कर आदरणीय, आदरणीय चाचा जी। यहाँ अभिवादन दे दीजिए बिना गैप छोड़े हुए, सादर प्रणाम। अब कैसे स्टार्ट करें? पूज नहीं हो सकता सर? नहीं, जैसे यहाँ ध्यान देना है, किस आपके किसी मित्र ने प्रिय भी लिखा है, तो ध्यान रखना है कि प्रिय संबोधन अपने से छोटे को या अपने मित्र को, अपने मित्र को देना है या अपने से छोटे को देना है। प्रिय संबोधन अपने से बड़े को, वो हमारे कितने भी प्रिय हो, हमारे शिष्टाचार में नहीं चलता। मतलब भारतीय संस्कृति का शिष्टाचार ये नहीं कहता कि आप प्रिय संबोधन बड़ों को दें, चाहे आप उससे उनसे जितना प्रेम करें। अब है यहां से शुरू करते हैं। अब ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग। हाँ, मैं लिखा रहा हूं। हम लोग सकुशल हैं, हम लोग सकुशल हैं। और आप लोगों की कुशलता की अब हम है एक से ज्यादा कुशलता की कामना करते हैं। अब गर्ल्स कैंडिडेट कंफ्यूज हो, मैं क्या लिखूं? तो सेम होता है। जब लोग आ गया तो दोनों के लिए सेम होगा। हम लोग सकुशल हैं और आप लोगों की कुशलता की कामना करते हैं। क्या है मित्र का नाम? सुमित। अक्सर आपकी चर्चा करता है। जिस कारण मैं
आपसे अपरिचित होते हुए भी मैंने कल्पना की कि सुमित के पिताजी से अभी तक हमारी भेंट नहीं, मतलब पहली बार हम सुमित के पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, हमारी भेंट उनसे कभी नहीं। हम लोग सकुशल हैं और आप लोगों की कुशलता की कामना करते हैं। सुमित अक्सर आपकी चर्चा करता है, जिस कारण मैं आपसे अपरिचित होते हुए भी आपके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हो चुका हूं, हो चुकी हो चुका हूं, हो चुका। आपके बारे में सुनना मुझे अच्छा लगता है। इस कक्षा की जो 3 महीने की लगातार पढ़ाई के बाद हमारी गर्मी की छुट्टी होने वाली है। मैंने सुमित की सहमति से ग्रीष्मावकाश में कहाँ जाने वाले हैं? शिमला घूमने का निर्णय किया है।
इस भ्रमण पर सुमित भी मेरे साथ होगा। किंतु गर्ल्स कैंडिडेट चेंज कर लेंगे। मैंने गर्ल्स का नाम, सहेली का नाम की सहमति से ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने का निर्णय किया है और उस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस भ्रमण पर सुमित भी मेरे साथ होगा। गर्ल्स कैंडिडेट होगी, सहेली का नाम लिखेगी तो वो भी लिख देगी। अगर वो सहेली स्पेलिंग होगा तो हम की नहीं हो सकता है। यहाँ ने विभक्ति आ गई। जैसे मैंने सुषमा की सहमति से ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने का निर्णय की है, ये फ्रेम बिल्कुल गलत है। वो वहाँ वैसा ही होगा, ने कारक चिन्ह आया हुआ है तो दोनों लिंगों में वो समान है। जहां बदलने वाला है वहां मैं बोल देना। इस भ्रमण पर सुषमा भी मेरे साथ होगी, अलका भी मेरे साथ होगी, इतना ही अंतर है। किंतु निर्णय किया इस भ्रमण पर सुमित भी मेरे साथ होगा, किंतु वह आपकी अनुमति के बिना घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है। सुन, अब बताइए एक शब्द का अनुमान करके कि कितने शब्द और आपको चाहिए। कोई एक अनुमान करके देखिए कि कितने शब्द लगभग और आपको चाहिए। 30-40। अब देखिए इसको बहुत सारा हम अभी फ्रेम कर सकते हैं। अगर हमें बहुत स्कोप नहीं है बढ़ने का तो यही हम फ्रेम करेंगे कि शिमला की प्राकृतिक सुषमा से आप अच्छी तरह परिचित हैं या होंगे। शिमला की मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूं फिर लिखाऊंगा। शिमला की प्राकृतिक सुषमा से आप अच्छी तरह परिचित होंगे और मैं जानता हूं कि आप सुमित को घूमने जाने की अनुमति देने में प्रसन्नता का अनुभव करें। ठीक है ना? फिर भी हमारा यह धर्म बनता है कि आपसे अनुमति ले ली जाए। पैराग्राफ 6। अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपनी अनुमति देकर हमें इस भ्रमण पर या यथाशीघ्र हमें इस भ्रमण पर
जाने की अनुमति देने की कृपा करे। और तरह से नहीं, कष्ट तो वो नहीं करेंगे ना, उनको तो कृतार्थ हो सकते। एक तो ये, दूसरा अगर हमको और भी चाहिए लंबा, तो अब हम फ्रेम करेंगे कि सुमित अक्सर यह बात, और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर, सुमित अक्सर यह जुमला दोहराता रहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि बच्चे को काबिल बनाना हो तो उसे अच्छी तरह पढ़ाओ और खूब घुमाओ। मतलब कि सर पोलाइटनेस उसमें होना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह पढ़ाओ और खूब घुमाओ। तो आपके इस जुमले से ये पता चलता है कि आप भी भ्रमण के पक्षधर हैं। इसलिए मैंने टिकट भी ले ली, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी अनुमति मुझे मिलेगी। मेरी ओर से चाची को प्रणाम कहिएगा, और जैसा आदेश होगा मुझे सूचित कीजिएगा। आपका शुभाकांक्षी हो गया। और भी फ्रेम कर सकते। हमको शब्द घट रहा है तो शिमला के प्राकृतिक सुषमा का थोड़ा वर्णन कर देंगे। नहीं घट रहा है तो एक बात जो हमने फ्रेम कर दी कि शिमला की प्राकृतिक सुषमा से आप भली भांति परिचित होंगे। ये अकेला वाक्य सुषमा शब्द जो है सूज और समा से बना है। ये ऐसा है, मतलब जहां सुंदर समा बना हो, दृश्य अच्छा हो, वही बदलकर ऐसे हो जाता है संधि से सुषमा। ये ऊ के बाद जब दंत सा आता है तो मूर्धन्य स में बदल जाता है। संधि के नियम में इसे नक्षत्व विधान कहते हैं। दंत का मूर्धन्य हो जाए। जैसे देखिए, जैसे और भी शब्द ऐसे मिलेंगे, उसमें भी है, लेकिन मैं दूसरा ऊ और ई के बाद ये होगा सूज और सुक्ति। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सुसुप्ति। इस स के बदले इस स जो हो गया, उसका कारण आगे आने वाला ऊ है। हरस्वई अथवा हरस्व के बाद जब दंत सा आता है तो मूर्धन्य स में बदल जाए। अब सवाल होगा कि ये नियम किसने बना दिया और क्यों बना दिया, बेकार हम पर लाद दिया। ये नियम किसी ने बनाए नहीं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे उच्चारण ऑर्गन इस तरह से डेवलप हुए हैं कि अपने आप दंत का उच्चारण मूर्धन्य हो जाता है। तो इसको व्याकरण के आचार्यों ने रीड किया, तब उसे संधि के नियम में डाल दिया कि इसके साथ बोलने पर ये ऐसा हो जाता है। तो भाषा का काम है निरंतर संचरित हो। भाषा की प्रवृत्ति है कि वो बदलती रहे, क्योंकि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। अनपढ़ भी है, साक्षर भी है, वेल क्वालिफाइड भी है, तो सभी की भाषा एक नहीं हो सकती। तो भाषा, महात्मा कबीर ने बहुत पहले लिख दिया था कि संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नहीं। संस्कृत का ग्रामर स्थिर हो गया था, कहा, लेकिन ये स्थिर रहेगा नहीं, भाषा बदलती रहेगी हमेशा। ये भाषा जन जुबान में बदलती है।
और ये भी जान लेना चाहिए कि भाषा के विकास में अनपढ़ों और साक्षरों का ज्यादा योगदान होता है, वेल क्वालिफाइड लोगों का बहुत कम योगदान। जैसे जानबूझकर मैं किसी शब्द को बदलूंगा, जैसे किसी कवि ने हर संभव, एक शब्द है हर संभव, उसके लिए किसी कवि ने एक शब्द प्रयोग किया हर्षु, हर्षु जोड़ लगाएगी। तो कवि ने जानबूझकर प्रयोग किया, तो एकाध शब्द वो बदलता है। जैसे शब्द है मुस्कुराना, मुस्कुराना ये शुद्ध शब्द है। हम लोग बोलते हैं मुस्काना, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? प्रसाद जी जैसे बड़े कवि ने न मुस्कुराना लिखा न मुस्काना लिखा, जहां भी उन्होंने लिखा मुस्काना लिखा। जानबूझकर उन्होंने शब्द को बदला, क्योंकि वो कोमल भावना के कवि थे। इसमें र जो है कठोर ध्वनि, ये मुस्कुराना कठोर ध्वनि को भारतीय समाज ने मुस्कान ललित कर दिया, थोड़ा कर्कश उच्चारण नहीं हो उसलिए बदल दिया। अब महाकवि ने उसको और मृदु, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर वह भाग गए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो है उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी से उनकी आत्मकथा मांगी थी। हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद जी, आज भी हंस पत्रिका आती है, कथा मासिक है, उसके संपादक थे प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी से आग्रह किया था कि मैं आत्मकथा विशेषांक निकाल रहा हूं, आप आत्मकथा लिखकर भेजिए। तो प्रेमचंद जी का आदेश वो टाल नहीं सकते थे, बड़े गहरे मित्र थे दोनों, लेकिन उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी, उन्होंने कविता लिखकर भेजी, जिसकी पंक्ति मैं आपको कह रहा था। प्रसाद जी कहते तुम सुनकर सुख पाओ, मैं आत्मकथा लिख दूंगा, तुम्हें तो सुख मिलेगा, लेकिन मेरी वेदना बहुत बढ़ जाएगी। तो वो कहते उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मैं उसी की स्मृति में जी रहा हूं। अब वो कौन है? प्रसाद जी की प्रेयसी हो सकती है, गुजरी हुई पत्नी हो सकती है। तो मैं वो मधुर उन मधुर स्मृतियों को, उन चंचल किरणों वाली रातों की बातें अगर बता दूंगा तो तुम्हें तो सुख होगा, लेकिन मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? जैसे खेनरीज होता है घर में बिछाते गुदरी, अरे कपड़ा पर कपड़ा डालकर, कपड़ा पर कपड़ा डालकर जो सीवन डालते हैं, तो उसको जब अलग करने की कोशिश करेंगे तो सब चिंदी चिंदी मिलेगा। कपड़े का भी टुकड़ा इतना होगा, धागा का भी टुकड़ा इतना। तो प्रसाद जी से, प्रेमचंद जी से शिष्टता में प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरी कंथा क्यों उधेड़ना चाहते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका टेस्ट बदले, आप समझे कि साहित्य कैसे प्रस्तुत करने की चीज है। साहित्य में प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व है, प्रस्तुति ललित होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो परीक्षक है वो उसी का बुक है, उसको फैक्ट्स दे दीजिएगा। भारत में कितने बार दंगे हुए,
93 में हुए, 97 में हुए, 95 में हुए, 98 में हुए, 2001 में हुए, 2002 में हुए, 2013 में हुए, 15 में हुए, उसका सब्र टूट जाएगा। कहेगा इतना रट्टा मरवा रहा है हमको। अरे दंगों का जो इफेक्ट होता है, उसके जो विदारक दृश्य होते हैं, आप उसको खड़ा करने की कोशिश करिए कि उसका हृदय द्रवित हो। तो उसका हृदय जब द्रवित होगा, जितना उसको एक्साइटमेंट दीजिएगा, उतना अंक छोड़ेगा आपका परीक्षा। रूस वाले जब गाय दुहने जाते हैं तो मेलोडियस साउंड सुनाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। उन पश्चिम वालों ने हमें क्या किया? हमारे भी किसान बुरे नहीं थे, हरा चारा दिखलाते थे सामने, उसका टेस्ट बदलने के लिए। अब उन लोगों ने क्या किया? हमें जहरीला बना दिया, इंजेक्शन अपना बना के हमारे पास भेज दिया, क्या कि निर्दयता से भूख दो। हम सुई देकर एक्साइटमेंट देने लगे, हमसे सीख कर वो गाना सुनाकर एक्साइटमेंट देंगे। तो आपको ये तय करना है कि जानवर को सुई चुबाना है। पहले जो कुत्ता काटता था तो या नाभि में मोटा सिरिंज से 14 जो वो दीजिएगा, कि गाना सुनाइएगा, किसमें वो खुश होगा ये समझना पड़ेगा ना। तो आप जो इस बात में पड़े हुए फैक्ट्स 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 हमें चाहिए, तथ्य हमें चाहिए, लेकिन जितना आप चिल्ला रहे हैं उतना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो परीक्षक है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, ये समझना होगा। उसको जो ही एक्साइटमेंट मिलेगा वो खुश होगा, जो ही आप पर मेहरबान हो। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो वो आपको समझना। यहाँ कहा हम लोग आ गए, मतलब अब हम लोग का सेट पकड़ चुका है। आप लिखिए, इस भ्रमण पर सुमित भी मेरे साथ होगा, किंतु वह आपकी अनुमति के बिना घूमने जाने के लिए तैयार नहीं। अब ऊपर फटाफट इसको पूरा कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए आप, कल महाशिवरात्रि है, तो कल मैं पढ़ने पढ़ाने का कोई काम नहीं करूंगा। आपके ग्रुप में मैसेज चला जाएगा जो लोग एब्सेंट होंगे उनके लिए। और ये तय है कि फिर परसों हम लोग इसी टाइम पर आएंगे, लेकिन कल हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे। हम आपको मना नहीं करते, हम आपको मना नहीं करते, आप अपना अभ्यास वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन खास होता है। तो घूमने जाने के लिए तैयार नहीं, आपकी अनुमति के बिना घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है। सुमित से चलिए, नहीं अभी नहीं। सुमित से मैंने सुना है कि आप भी भ्रमण के काफी शौकीन हैं। आपकी रुचि से परिचित होने के
कारण ही मैंने हम दोनों के टिकट भी बनवा लिए। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। सर अगर टिकट बनवाने लिखने के लिए नहीं पड़ता बेलना होना है बिना पूछे टिकट बनवाने। ऊपर क्या है? ऊपर उसका इलाज कर दिया गया ना, उसका पेवर लग गया है। उसका इलाज कर दिया गया है। तो पिताजी ही भ्रमण के पक्षधर और शौकीन हैं, तो क्यों नहीं अनुमति देंगे भाई? बस आपकी आदेश की प्रतीक्षा है। अब पारा चेंज कर देंगे। सर मेरे और सुमित की ओर से चाची जी को प्रणाम कहिए। भ्रमण से वापस होते ही मैं आपका आशीर्वाद लेने सुमित के साथ आऊंगा। लड़कियों का नाम लिखेंगी, आऊंगी। आपके आदेश की प्रतीक्षा। आपका स्नेहा का शुभाकांक्षी तो छोटे। अब जो आपका नाम है, क्या नाम है? अनंत। लड़कियां भी ऐसे ही लिखेगी। भ्रमण से वापस होते ही मैं आपका आशीर्वाद लेने सरला के साथ आऊंगी। ये वैसा ही रहेगा, आपके आदेश की प्रतीक्षा में। डैश रहे। हाँ, अब ये स्नेहा कांची का स्त्रीलिंग बन सकता है, तो लड़कियां लिख सकती है आपकी स्नेहा कांक्षिनी। गर्ल्स कैंडिडेट पत्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साध्वी लिख दो। साध्वी हो गया। अनंत और प्रज्ञा। प्रज्ञा है, साध्वी उसके दोस्त का नाम है। साध्वी प्रज्ञा को लिखे। हाँ, और बीच में प्रज्ञा नाम लिखेगी, यहाँ लिखेगी साध्वी। हो गया ना? अब जो है किसी और कारण से आप अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को और मित्र को, छोटे भाई को और छोटी बहन को अलग अलग कारण बनाकर, अलग अलग पता बनाकर
आप थोड़े पत्र के अभ्यास जब करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अभ्यास का बहुत महत्व होता है। तो जितने आप अभ्यास करिए उसके लिए कहीं प्रश्न मिल जाए, लेकिन प्रश्न ठीक मिलना चाहिए। अनाप शनाप प्रश्नों पर जाने की जरूरत नहीं। प्रश्न ठीक मिल जाए तो उन प्रश्नों को आप लिख कर देखिए। कल हम लोग नहीं मिलेंगे, परसों हम लोग मिलेंगे, तो परसों फिर आवेदन पत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना?